चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मानचित्र। कल हमने ग्लोब जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, यानी कि अक्षांश और देशांतर। आज का हमारा चैप्टर है मानचित्र। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब तो ग्लोब बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का, किसी एक पार्ट का, जैसे सिर्फ इंडिया का या कॉन्टिनेंट को ही ले लीजिए, किसी एक पार्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे अपने देश, अपने राज्य, जिले, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए उतनी उपयोगी साबित नहीं होती है। क्योंकि बड़े स्केल पे हमें कुछ करना है तब तो ग्लोब हेल्पफुल होता है। लेकिन छोटे बेस पे क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो वही मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। और दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मानचित्र किस किस प्रकार के होते हैं। पहले है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या आता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरे टाइप के हैं राजनीतिक, यानी कि जो पॉलिटिकल मैप होता है। इसमें क्या है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब थर्ड है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र आपने देखा होगा, मैप जिसमें पेड़ पौधे, वर्षा आदि चीजें दर्शाई जाती हैं, तो उनको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से, दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 क्या है, मानचित्र के घटक हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। दूरी, सबसे पहला है दूरी। दूरी क्या होती है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है।
जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। देखिए यहाँ दर्शाया गया है छोटा सा, ये एक छोटा मानचित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाया गया है। दूसरा हमारा जो दिशा है, दूसरा है दिशा। तो दूसरा घटक क्या है? दिशा है। पहले था दूरी, दूसरा है दिशा। दिशा अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व। जैसे ये 4 दिशाएं मुख्य हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन उत्तर और पूर्व की दिशा को उत्तर पूर्व कहेंगे और पश्चिम और उत्तर की दिशा को उत्तर पश्चिम कहेंगे। इसी तरह से पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। अभी हमने ऊपर देखा, देखिए ये है विकास का घर, ठीक है, और ये है सामुदायिक केंद्र। तो ये ऊपर की तरफ उत्तर दर्शा रहा है। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की जो दिशा होगी वो उत्तर की तरफ होगी। ठीक है, विकास के घर से देखा जाए तो। और जो फलोद्यान है इधर, इसकी होगी, यहाँ ऐसे हम देख लेते हैं ना, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है। तो यहाँ किसी विकास का घर है, तो यदि विकास के घर से हम ऐसे देखेंगे तो पूर्व की तरफ क्या है? फलोद्यान है, और उत्तर की तरफ सामुदायिक केंद्र है और दुकानें हैं पश्चिम की तरफ। इस तरह क्या है? दिशा का पता चलता है। तो दुकानों से विद्यालय की दिशा हमने देख ली। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यानी कि ये दिक्सूचक है, इसकी जो सुई है हमेशा उत्तर दक्षिण में ही टिकती है। आप कहीं भी खड़े हों। समुद्र में ज्यादातर इसे यूज किया जाता है दिशा का ज्ञान करने के लिए, कि हम कहीं खो न जाएं इसलिए, या खो जाते हैं तब देखने के लिए कि कहाँ हैं हम, किस दिशा में अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। जो तीसरा प्रमुख घटक है वो है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे घरों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से क्या के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीक को उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। देखिए ये सारे प्रतीक हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे रेलवे लाइन है, जहाँ भी इस तरह की लाइन दिखे बड़ी लाइन है, और इस तरह की लाइन ये है, तो तीनों रेलवे लाइन के ही निशान, लेकिन ये बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है, और ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहाँ रेड दिख रहा है। फिर है सड़कें, इस तरह की मार्क दिखें समझ जाना पक्की सड़क है, और इस तरह से कच्ची सड़क है। फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राज्य है,
और ये जिला है। नदी इस तरह से दर्शाई जाती है मैप में, कुआं इस तरह से, तालाब इस तरह से, नहर इस तरह से और पुल इस तरह से। फिर मंदिर इस तरह से, गिरजाघर ऐसे, मस्जिद ऐसे और छतरी ऐसे। पोस्ट ऑफिस इस तरह से, पोस्ट एवं टेलीग्राफ इस तरह से, पुलिस स्टेशन इस तरह से और बस्ती कब्रिस्तान, ये सारी चीजें इस तरह से मैप में दर्शाई जाती हैं। और पेड़ और घास को इस तरह से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बसंतपुर है, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे रेलवे लाइन दिख रही है, ठीक है। ये मस्जिद है, मंदिर है, तो ये सारी चीजें, पेड़ है, नदी है, ये सब दिखा के बताया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो मैप में कलर का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है कि जब भी जहाँ भी नीला रंग दिखे समझना वो पानी से रिलेटेड है, चाहे समुद्र हो, नदी हो, मैदान हो, कुछ भी हो, ठीक है। और भूरा रंग है तो वहाँ पर्वत है, पीला रंग है तो वहाँ पठार है, हरा रंग है तो मैदान है। अब है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। अब है खाका। खाका के बाद फिर प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, तो इसको हम खत्म कर देंगे जल्दी ही। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। इसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। तो चलिए चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो हमने अभी पढ़ा था, दूरी थी और दिशा थी और क्या था, याद है? और क्या था? थर्ड था प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ओहो, तो दूरी, दिशा और प्रतीक हो गए। फिर नेक्स्ट क्या था कि प्रधान दिग्बिंदु यानी कि दिशाएं। प्रधान सभी जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं हैं और उनके बीच की आने वाली है वो उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व, ऐसे ही सबके बीच की। फिर है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने से आप, तो मानचित्र का पैमाना हमारी हमें किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि कमरे के बारे में जानना है, कितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, या फिर अपने स्टेट के बारे में जानना है या अपने देश के बारे में जानना है। तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की दूरी कितनी है। तो ये सब मानचित्र के पैमाने से हम समझ सकते हैं। फिर है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो इसलिए क्योंकि अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है तब तो ग्लोब समझ में आता है, लेकिन हमें यदि छोटे बेस पे जैसे स्टेट लेवल पर या जिला पर या अपने गांव में ही गांव का, इन सारी चीजों का अध्ययन करना होता है तो क्या, तो पैमाने यानी कि मानचित्र ज्यादा सहायक होता है। फिर है मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर। तो मानचित्र जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और जो खाका होता है वो आपके किसी मित्र ने बता दिया कि भाई मेरे घर में आने के लिए
आपको यहाँ से मुड़ना है, फिर इस गली से मुड़ना है, ऐसे करके जो हाथ से बनाया जाता है वो खाका कहलाता है। ठीक है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो विस्तृत जानकारी जो प्रदान करता है वो होता है, तो यहाँ था कि बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। फिर है कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो प्रतीक इस प्रकार से मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं कि उसमें हमें पता चलता है यहाँ नदी है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ रेलवे लाइन है। तो इस तरह से जो प्रतीक होते हैं वो हमारी मानचित्र में के अध्ययन में सहायक होते हैं। फिर है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो वृक्षों का वितरण दिखाने वाले मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, जिसमें वर्षा, वन सब कुछ दिखाया जाता है। फिर है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, कोई भी वाटर बॉडीज होती हैं उनको दिखाने के लिए ब्लू रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है तो वो होता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। फिर है पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना क्यों आवश्यक है? तो पैमाना आवश्यक है रेखा चित्र के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।